नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज डिस्कस करते हैं हम यूकेपीएससी द्वारा जो ये पीसीएस का परीक्षा की गई है, इसका जीएस फर्स्ट का पेपर जो है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, यानी जनरल स्टडी 1 है जीएस 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसको डिस्कस करते हैं जो अभी पेपर हुआ था उस पर। तो 4 मार्क्स के यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। पहला इसका क्वेश्चन है, देखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व। प्रश्न पत्र इतना कठिन नहीं था, ठीक है, और इसको फ्रेम करने का थोड़ा तरीका, प्रश्न की डिमांड को, जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको समझना ज़रूरी है। ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व क्या थे? तो अब इस पे इसके परिचय, हालांकि बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं था, इसमें 50 वर्ड्स का ही था। तो ऋग्वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल जो ऋग्वैदिक काल था उसके बारे में। तो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, जैसे जन विष पर आधारित शासन प्रणाली, राजा किस तरह का वो था, तो इस बारे में बता सकते थे। इसके एलिमेंट्स, या एक तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, दूसरा सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता सकते थे। जैसे समाज पितृसत्तात्मक था और महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, और समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह की चीज़ें इसमें सामाजिक व्यवस्था में दे सकते थे। परिवार एक मूल इकाई थी, गृहस्थ जीवन महत्वपूर्ण था, महिलाओं को शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान एवं सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था, गाय एक पवित्र गाय को पवित्र माना जाता था। इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी। उसके अलावा इसमें तीसरा पॉइंट आ सकता था कि आर्थिक व्यवस्था किस तरह की थी। कृषि प्रधान समाज था, लोग जौ या गेहूँ एवं चावल उगाते थे, पशुपालन करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली किस तरह की थी, व्यापार वाणिज्य किस विकसित नहीं हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें इसमें दिखी जा सकती है। चौथा पॉइंट, धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में मूर्ति पूजा का अभाव, लेकिन प्रकृति की पूजा की जाती थी। प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, सोम, मारुत, इस तरह के देवताओं को प्रमुखता प्रदान किया गया था। वैज्ञानिक एवं बौद्धिक विकास। ऋग्वेद में खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा एवं प्रारंभिक रूप में मिलती ही है इन चीज़ों की। सूर्य और चंद्रमा की गति का ज्ञान भी था इन ऋग्वैदिक लोगों को। तो इस तरह से इसका वो दिया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक इनकी शासन व्यवस्था अत्यंत संगठित एवं प्रभावशाली थी, ये लिखा जाता था। चाणक्य जो कौटिल्य थे, इनके प्रधानमंत्री रहे, इन्हीं के सहयोग से ये मौर्य वंश की स्थापना कर पाए थे, याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त एक, इसमें लिखा जा सकता था कि शासन व्यवस्था किस तरह थी, राजा एवं केंद्रीय शासन किस तरह का था। चंद्रगुप्त मौर्य एक सशक्त सम्राट थे और सभी प्रशासनिक निर्णयों का अंतिम अधिकार अपने पास रखा था उन्होंने। न्याय, सुरक्षा, कराधान एवं सैन्य मामलों की निगरानी खुद करते थे। धर्म और राजधर्म के सिद्धांत का पालन करना होता था। दूसरा इसका पॉइंट होता था कि जैसे मंत्रिपरिषद में बता सकते थे, राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी, जिसमें प्रधानमंत्री, अमात्य, सेनापति, पुरोहित, इस तरह के वो रहते थे। कौटिल्य, चाणक्य राजा के प्रधान सहायक थे, प्रधान सलाहकार थे। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसमें भी राजत्व के सिद्धांत को वो किया है उन्होंने। राजनीति पर ज़्यादा फोकस किया है। प्रशासनिक विभाजन एक और पॉइंट इसमें लिखा जाता था। प्रदेश, प्रांत, जिला, जनपद, नगर, शहर एवं गांव, ग्रामों का संचालन जो ग्राम प्रधान करता था, इस तरह की व्यवस्था थी। नगर प्रशासन किस तरह से था, प्रमुख नगर पाटलिपुत्र, राजधानी उज्जैनी, तक्षशिला, सौराष्ट्र, इस तरह के नगर। प्रत्येक नगर में विभिन्न विभाग होते थे, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं संग्रह की जिम्मेदारी निभाते थे। न्याय व्यवस्था किस तरह की थी, इसकी जो पूरी शासन पर प्रकाश डालना है तो न्याय व्यवस्था के बारे में बोलना होगा।
राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। अपराधों के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहती थी। इस तरह से धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार न्याय दिया जाता था। सैन्य व्यवस्था कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य की? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। ये मैगस्ट्रीज ने भी अपने उसमें लिखा हुआ है, इंडिका जो उनकी पुस्तक थी, कि एक अलग युद्ध विभाग हुआ करता था। 6 लाख से अधिक सैनिक थे उस समय, इनके पैदल सैनिक बताया गया। तो ये सब कुछ आप उसमें फ्रेम कर सकते थे पॉइंट वाइज। कर एवं राजस्व व्यवस्था क्या थी? समाहर्ता कर संग्रहण का प्रमुख अधिकारी होता था। कृषि से राजस्व प्राप्त होता था, जिससे भूमि कर, व्यापार एवं उत्पादन कर शामिल था। गुप्तचर प्रणाली भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बहुत संगठित थी। कौटिल्य की नीति के अनुसार एक मजबूत गुप्तचर विभाग होना जरूरी था। तो इस तरह से इसकी वो लिखी जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा सोचने पे इसकी डिमांड को देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन थोड़ा सा उस लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, कि दार्शनिक क्रांति के जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने केवल क्रांति की सूचना दी थी। दार्शनिक क्रांति के जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने केवल क्रांति की सूचना दी थी। इसकी व्याख्या कीजिए। यह कथन वैसे जॉर्ज ह्योलोक द्वारा कार्ल मार्क्स के संदर्भ में कहा गया था इस कथन में। हालांकि इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में भी आप लिख सकते थे। वहाँ शुरुआती तौर पर किस तरह से दार्शनिकों ने अपनी भूमिका निभाई थी। इसका अर्थ यह था कि कार्ल मार्क्स ने स्वयं किसी क्रांति को जन्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने समाज में हो रहे आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं का विश्लेषण किया और बताया कि मजदूर वर्ग एक दिन पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेगा। मार्क्स ने क्रांति का नेतृत्व तो नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल यह बताया कि ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ मजदूर क्रांति की ओर बढ़ रही हैं। तो ये इसका वो लिखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी के बारे में आप, रिफ्ट वैली जो है इसके बारे में आप लिख सकते हो अच्छी तरह से। नर्मदा जो है भ्रंश घाटियों से ही बहती है। तो ये भ्रंश घाटी के बारे में आप अच्छा खासा लिख सकते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जो है पृथ्वीराज हार गए थे। इसके बारे में आप लिख सकते थे। हालांकि सिलेबस में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन मेडिवल से बहुत कुछ पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बलबन के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है बलबन के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो बलबन जो है 1266 से 1287 तक गुलाम वंश का एक शासक था। इसने दिल्ली सल्तनत पर अपना जो है राज किया था। तो बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वो देवी अधिकार पर इर्द गिर्द घूमता रहता था। तो आप देखिए बलबन के राजत्व सिद्धांत के प्रमुख तत्व इस प्रकार थे कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। ये बलबन ने कहा कि सुल्तान जो है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। स्वयं को जिल्ल इलाही ईश्वर की छाया कहा था उनसे सुल्तान ने। निरंकुश और सशक्त राजा था बलबन, एक निरंकुश एवं सशक्त राजा था। ये 40 सरदारों में से एक था पहले। फिर बाद में जब ये शासन पे बैठा सुल्तान बना तो इनने 40 सरदारों को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहीं से ये आया हुआ था। रजिया सुल्ताना के टाइम पर भी बलबन जो है एक पावरफुल जो है 40 सरदारों में शामिल था। शाही वैभव और दूरदर्शिता, सिजदा सर झुका करके प्रणाम करना, पाइबोस जो पैर चूमना जैसी फारसी प्रथाएं इसने शुरू की थी दरबार में। तो कठोर दंड नीति यानी ब्लड एवं आयरन नीति, जो जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं उसको, रक्त एवं लौह की नीति। उसने अपने अराजक तत्वों के विशेष रूप से मंगोल आक्रमणकारियों, मेवातियों, चहलगामी, जिसको 40 गुलाम सरदारों को, जिनको चहलगामी कहा जाता था, उनको खत्म कर दिया था रक्त एवं लौह की नीति से। नौकरशाही एवं प्रशासनिक सुधार, बलबन ने उच्च पदों पर योग्य एवं वफादार लोगों की नियुक्ति की। राज्यपाल
और अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखी इसने। धर्म एवं राजनीति पर अलगाव था। बलबन ने उन्नीमा धर्मगुरुओं के प्रभाव को कम किया और शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत का प्रभाव आप इसको निष्कर्ष के रूप में लिख सकते थे। बलबन का शासन मजबूत एवं केंद्रीकृत हुआ। दिल्ली सल्तनत में अनुशासन एवं कानून व्यवस्था बनी थी, जो लंबे टाइम से रजिया सुल्ताना के बाद जो है 1236 से लेकर के 1240 से लेकर के 1266 तक अराजकता रही। वहाँ पर एक स्थायित्व मिल गया उनको, लेकिन बलबन की कठोर नीतियों के कारण जनता और अमीरों में असंतोष भी बढ़ा था। बाद में उनकी मृत्यु के बाद यह प्रणाली बिल्कुल कमजोर हो गई, ऐसा लिखा जा सकता था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति। अलाउद्दीन खिलजी को लोग अधिकतर जो है उसकी बाजार व्यवस्था के लिए और उसके प्रशासन और राजपूताना में उनके किए गए अत्याचारों या उनके खिलाफ किए गए युद्धों के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जब अपने ही जो जीजा थे इनके, जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश की नींव रखी थी, उनको इनने दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी को जो है दक्षिण का ही राज्यपाल बना रखा था। तो ये दक्षिण विजय के बाद जो है जब वापस लौटे तो इनने जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। उसके बाद ये शासन पर बैठे 1296 से 1316 तक एक क्रूर शासक रहे। लेकिन दक्षिण नीति जानबूझ करके इसके लिए पूछी गई कि दक्षिण में इसने क्या कुछ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण नीति में मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, वहाँ से धन लूटना और दिल्ली सल्तनत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। बेसिकली अपार धन प्राप्त करना, एक तो कारण ये था अपार धन प्राप्त करना, और दूसरा कारण था कि मंगोल आक्रमणों से बचाव करना। यानी उत्तरी राज्यों में मंगोलों का निरंतर आक्रमण हो रहा था, उससे बचाव करना भी इनका वो था। सल्तनत का विस्तार करना भी इसका एक नीति साथ में रहा। स्वतंत्र राज्यों को दोबारा को दबाना था। भारतीय राज्य में यादव, काकतीय, होयसला और पांड्य राज्यों में जो दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से बाहर थे, उनको इन्होंने अपने कब्जे में लेना था। और इनके एक दास थे जिन्हें ये गुजरात से जो है ख़रीद करके लाए थे, उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर इनका काफ़ी योग्य सेनापति के रूप में रहा, जिसने दक्षिण अभियान चलाया था। देवगिरी पर आक्रमण किया, जिसने वारंगल व द्वार समुद्र, मदुरै, कई राज्यों पर इसने आक्रमण कर दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी का विजय पताका बने। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में अपार धन, जिससे दक्षिण से इनको अपार धन मिला, तो ये सब कुछ लिखा जा सकता था इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण क्यों कहा जाता है। यानी दो विरोधी गुण है इसमें कि कहीं ये भी है तो कहीं वो भी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, वैसे तो इसकी फ्रेमिंग कह सकते 1325 से 1351 तक रहे। विरोधी गुणों का सम्मिश्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कारण इनको विचार, नीतियाँ विचारों में बहुत महान और दूरदर्शी, लेकिन उसके कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया। जो वो सोचते थे उसका बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ हो जाती थी, तो इसलिए उसको विरोधी गुणों का वो माना जाता था। मुख्य कारण क्या रहा, बुद्धिमान एवं क्रूर। यानी बुद्धिमान था, साथ में क्रूर भी था। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान, गणितज्ञ, अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक भी था, तर्कशास्त्री था। वो अरबी, फारसी, संस्कृत, तर्कशास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन वो बहुत ही क्रूर एवं कठोर भी था, इसलिए विरोधी गुण थे इसमें। दूरदर्शी योजनाएं लेकिन असफल क्रियान्वयन। दूरदर्शी योजना तो रही, लेकिन क्रियान्वयन जो है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से नहीं हुआ, तो वो विरोधी गुण हुए। जैसे राजधानी परिवर्तन, इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की, लेकिन ये योजना विफल रही। टोकन मुद्रा चलाई, जो तांबे की मुद्राएं, वो भी जो है किया था उन्होंने। पीतल के सिक्के चांदी की मुद्रा के स्थान पर जारी किए गए तांबे और पीतल के, लेकिन नकली सिक्कों की भरमार हो गई और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। सोचा तो अच्छा था, लेकिन विपरीत हुआ इसका। दोआब में कर वृद्धि ऐसे समय पर की इन्होंने कि जिस समय वहाँ अकाल पड़ गया, तो ये भी एक विरोधी गुण था। मंगोल आक्रमण भी विफल तैयारी की इसने मंगोलों के खिलाफ। उदार लेकिन असहिष्णु था। अपने सभी धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया और हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्ति किया। ये इसका उदार पक्ष का था। लेकिन जब उसकी नीतियों का विरोध हुआ तो उसने निर्दयतापूर्ण हजारों लोगों को मार डाला था। ये असहिष्णु था। अत्यंत धार्मिक लेकिन वैज्ञानिक सोच वाला था। उनने कई मस्जिदों, मदरसों एवं धार्मिक स्थानों को धन दिया। वह विज्ञान, गणित
एवं अर्थशास्त्र में रुचि रखता था, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियाँ व्यवहारिक नहीं थी। इस तरह से इसको विरोधी गुण वाला माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रथम विश्व युद्ध, ये तो आना ही था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। इसके तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण इसमें जो थी वो ऑस्ट्रिया, वो हंगरी के युवराज की जो है और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी, ये इसका तात्कालिक कारण था। तो इसके बारे में लिखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पामीर पठार का संक्षिप्त भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। पामीर पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचे एवं विस्तृत पठार है, जिसे दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक विशेषताएं बतानी थी, स्थान तो बता ही दिया। औसत ऊंचाई 4000 से 7500 मीटर की ऊंचाई थी। महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं तियान शान, काराकोरम, हिंदुकुश, कुनलुन, ये सब महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ था। नदियाँ, जलवायु, भूगर्भीय संरचनाएं, ये दिखाया जा सकता था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करती है। प्राथमिक क्षेत्र वे उद्योग होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनिज, वन उपज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे? पॉइंट वाइज लिख सकते हो। रोजगार के अवसर प्रदान करना, अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका कृषि है। 70% भारतीय जनसंख्या, लगभग 70% जो है वो कृषि पर आधारित है, तो प्राथमिक रोजगार इसमें वो होता है। पशुपालन वनों से उत्पादन एवं मत्स्य पालन पर निर्भर करती है। खनन एवं वनोपज से जुड़े उद्योगों में ग्रामीण लोगों को रोजगार देता है। गाँवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने में मदद करता है। पॉइंट 2 हो सकता था कि आर्थिक समृद्धि और आय का स्रोत हो सकती है। आर्थिक समृद्धि बन सकती है, इससे कृषि पशुपालन से होने से आय, ग्रामीणों की आय, ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। किसानों द्वारा बेची जाने वाली फसलों, दूध, अंडे, मछलियाँ आदि यहाँ वनों से उत्पादन, लकड़ी, प्राकृतिक उत्पादन गाँव के आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। थर्ड पॉइंट हो सकता था सहायक उद्योगों का विकास। प्राथमिक क्षेत्र कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देता है। डेयरी उद्योग, दूध, पनीर, घी, दही आदि, खाद्य प्रसंस्करण, चावल मिल, आटा चक्की, चिप्स वगैरह कई सारी चीज़ें बनती हैं। जूट, कपास, गन्ना प्रसंस्करण उद्योग, इस तरह के। फोर्थ पॉइंट हो सकता था स्थानीय संसाधनों का उपयोग। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग एवं स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, जल, जंगल, खनिज आदि का उपयोग कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में। और पांचवा पॉइंट हो सकता था खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना है, उसको ये जो है प्राथमिक क्षेत्र जो है उसके लिए प्रबल है। कैसे? कृषि आधारित उद्योग, अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पादन, ये सब कराकर स्थानीय खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित कर लेता है। बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विकास कर सकता है। ये सब इसमें लिखे जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है हर बार। भूकंप से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की तरंगें का संक्षिप्त विवरण कीजिए। दो तरह की तरंगें होती है इसमें, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वेव जिन्हें बॉडी वेव कहते हैं। प्राथमिक तरंगें पी वेव से होते हैं। इसमें आप इसको डायग्राम को देखना था कि 120 डिग्री तक कौन सा वो क्या कहता है तरंगें कहाँ तक वो करती है। प्राथमिक तरंगें जिसको पी वेव्स कहते हैं, गति सबसे तेज होती है इनकी, लेकिन जो ठोस, द्रव, गैस, तीन गैसों में यात्रा कर सकती है, जो यात्रा कर सकती है पी वेव। इसकी दिशा के बारे में दिखाया जाता है। कणों की गति तरंगों की दिशा की होती है। प्रभाव, इसका हल्का कंपन महसूस होता है। विशेषता, भूकंप रिकॉर्ड करने वाले सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज की जाती है। द्वितीयक इसलिए प्राइमरी तरंगें है। द्वितीयक जो है एस वेव, सेकेंडरी वेव। इसकी तरंगें धीमे, केवल ठोस माध्यम से चलती है द्वितीयक तरंगें। प्राथमिक तरंगें जो है वो तीनों ठोस, द्रव और गैसों में चलती है, लेकिन द्वितीयक एस वेव जो है वो सिर्फ ठोस माध्यम से चलती है। सतही जो सरफेस वेव है, लव तरंगें इसको बोलते हैं। इस तरह की तरंगों के बारे में आपने देखा होगा, इसमें लिखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका।
भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति एवं सामाजिक सुधार हर क्षेत्र में आजकल महिलाओं की का योगदान है। आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका लिखा जा सकता है। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लिखा जा सकता था। उद्योग एवं व्यापार के उद्योग में लिखा जा सकता था। सेवा क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में कुछ उनके उसमें दिखाई, सेवा क्षेत्र, तकनीकी में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षिका, हर क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनका विवरण दिया जा सकता था। सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका, शिक्षा एवं ज्ञान में प्राचीन समय से ही महिलाएं शिक्षाओं के क्षेत्र में अग्रणी रही है। जैसे सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला, इनका ये दिया जा सकता था वर्णन। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, सामाजिक सुधार एवं सशक्तिकरण भूमिका, राजनीतिक क्षेत्र में आप देख सकते हो। महिलाओं के योगदान को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी लिख सकते हो जो आधुनिक काल में चलाई जा रहे हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला आरक्षण बिल, उज्ज्वला योजना, महिला उद्यमिता कार्यक्रम, इस बारे में आप इसमें काफ़ी कुछ लिखने को हो सकता है। इसमें भारतीय समाज में धार्मिक विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। भारत विभिन्न धर्मों, परंपराओं एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का संगम स्थल है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी एवं अन्य धार्मिक समुदाय सहअस्तित्व में रहते हैं। हालांकि इतनी धार्मिक विविधता होने के कारण कई सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ सब सामने होती हैं, लेकिन उनके बारे में लिखा जा सकता है। जैसे क्या चुनौतियाँ हैं? सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म। धार्मिक विविधता के कारण सांप्रदायिक तनाव एवं दंगे उत्पन्न हो सकते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। 47, 92, बाबरी मस्जिद या 2002 को कई सारे इसमें उदाहरण दिए जा सकते हैं। धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस। कई बार अलग अलग धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के विश्वासों को स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे संघर्ष होता है। कुछ समूह अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूसरे को थोपने का प्रयास करते हैं। इस तरह की चीज़ें। जबरन धर्मांतरण हो रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी, ये आना ही था ये क्वेश्चन आपके लिए। यूसीसी जो है वो स्टार्ट हो गई है 27 तारीख से। तो जबरन जो है धर्मांतरण जो है इस पर मेन फोकस है। राजनीति और धर्म का मिश्रण। कई बार धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक पार्टियां जो है लाभ उठाने का कोशिश करती है। धार्मिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर राजनीति दलों द्वारा धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाव में आप देखते ही हैं। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म की कुछ चुनौतियाँ। भारतीय संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है, लेकिन व्यवहार में कई धार्मिक भेदभाव एवं पश्चाताप देखने को मिलता है। धार्मिक रीति रिवाज एवं लैंगिक भेदभाव देखे जा सकते हैं। लैंगिक तरीके से भी आप लिख सकते हो। 3 तलाक, मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश पर प्रतिबंध, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इस तरह की चीज़ों को लिखा जा सकता था। अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर सामाजिक तनाव, जो आए दिन लव जिहाद के बारे में वो दिखाई दे रहा है, तो वो लिखा जा सकता था। धार्मिक कट्टरता एवं आतंकवाद। धार्मिक कट्टरता से आतंकवादी संगठन धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह करते हैं। देखा ही होगा 26/11 मुंबई का हमला, कई सारी चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को खतरा पैदा करते हैं। समाधान एवं सुधार के बारे में भी लिखा जा सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, सख्त कानूनों का पालन करना, धर्म एवं राजनीति को अलग रखना, धर्म और राजनीति को अलग रखना, समान नागरिक, ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लिखना ही चाहिए था आपको। उत्तराखंड में जो है पहला राज्य है आज़ादी के बाद। इससे पहले जो गोवा में चलता है, लेकिन वो पहले से ही है। आज़ादी के बाद अगर पहली बार किसी राज्य ने स्टार्ट किया तो वो उत्तराखंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यूरोपवासियों द्वारा एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया गया? आप जानते हो इस एल्बर्ट बिल में जो है लिखा गया था भारतीय जज भी जो है वो इंग्लैंड वासियों यानी वहाँ के नागरिकों के या फिर उनके अधिकारियों के उस पर जजमेंट दे सकते हैं। इसलिए एल्बर्ट बिल का क्या कहते हैं विरोध किया गया अंग्रेजों द्वारा। इस बारे में पढ़ के आप देख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी का धन निकासी का सिद्धांत देख सकते। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है इन्हें। इन्होंने धन के निकासी सिद्धांत प्रतिपादित किया। अपने ब्रिटिश शासन की संपत्ति को जो संपत्ति लूटकर ब्रिटेन भेजा जा रहा था उसके बारे में पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने प्रस्तुत किया था इन्होंने। मुख्य बिंदु क्या थे? ब्रिटिश अधिकारियों का धन निकासी की प्रक्रिया की थी। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन एवं पेंशन भारतीय
फंड से जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा भी इसी से होता। सेना एवं प्रशासन पर खर्च अत्यधिक खर्च किया जा सकता। मुफ्त कच्चा माल भारत से जो ब्रिटेन को मुहैया कराया जाता था। रेलवे एवं प्रोजेक्ट्स का वित्त पोषण भारतीय धन से किया जाता। मुनाफा जो है इंग्लैंड भेजा जाता था। भारतीय व्यापार का अधिग्रहण कर लिया गया था। भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, इसके गरीबी एवं भूखमरी पड़ी। कृषि एवं उद्योगों का पतन हुआ। राष्ट्रीय आय में गिरावट हुई। कई सारे चीज़ ब्रिटिश शासन की नीतियों का आलोचना की थी इन्होंने इस पे। तो आप देख सकते हैं राष्ट्र इसका परिणाम क्या हुआ। ये सब कुछ दादा भाई नौरोजी के धन की निकासी सिद्धांत तक प्रतिपादित करने के बाद तो ये हो सकता है कि राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला इससे कि सब लोग जो है जो वो हो गए, फिर स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनाए, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन कीजिए। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय के मूल्यांकन को आप जीवन को मूल्यांकन कर सकते हैं। ये नव पुनर्जागरण के जन्मदाता कहे जाते हैं क्या कहते हैं भारत में। 1942 के क्रिप्स मिशन पर प्रकाश डालिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, जिसका उद्देश्य भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन के बारे में आप लिख सकते हैं। मिशन का नेतृत्व सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। प्रस्ताव, इसके प्रस्ताव क्या थे मेन वो लिख देते हैं इसमें पॉइंट बना करके। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, इस तरह का एक संविधान सभा गठन किया जाएगा। प्रांतों को अलग होने एवं स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया जाएगा। युद्धों के दौरान भारत में एक अंतरिम सरकार बनेगी और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास रक्षा एवं सैन्य मामलों के अलावा विदेश नीति भी थी इसमें, उसके अलावा बाकी सब भारतीयों को दिया जाएगा। भारतीय दलों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर, वो भी लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर जो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद जस्ट बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच शुरू हुआ था। 1992 में यूएसएसआर का विघटन के बाद ही ये खत्म हुआ शीत युद्ध। इसमें वैचारिक टकराव था, पूंजीवाद एवं लोकतंत्र का समर्थक था। सत्ता संतुलन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों में महाशक्ति बन गए और विश्व पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। हथियारों की होड़ थी। यूएसएसआर ने परमाणु हथियार पे मिसाइलों की होड़ लगी अमेरिका और यूएसएसआर में। 1945 में नागासाकी हिरोशिमा में जो बम परमाणु बम फोड़े गए अमेरिका के द्वारा, वहीं से ये हथियारों की होड़ शुरू हो गई। इसमें आप शीत युद्ध की प्रमुख घटनाओं को दे सकते थे। 47 में ट्रीटमेंट एक्ट, अमेरिका के साम्यवाद को रोकने की नीति अपनाई। 1949 में नेटो की स्थापना की, जो पश्चिमी देशों के साम्यवाद के खिलाफ, जो अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है वो भी तो नेटो के खिलाफ ही चल रहा है। नेटो देशों में यूक्रेन को सम्मिलित किए जाने के बाद, क्योंकि नेटो जो है अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए ही बनाया था। वार्सा पैक्ट, सोवियत संघ ने पूर्वी सैन्य गठबंधन को बनाया था। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैनात किए थे, इस तरह की चीज़ें। 69 में अंतरिक्ष चंद्रमा में पहुंचने की होड़ जो है दोनों देशों के बीच। अफगान युद्ध, अमेरिका जो ISIS तालिबानी वगैरह जो ये अफगान में चल रहे हैं, ये सब पैदा किए हुए इन्हीं के हैं। तो अफगान युद्ध भी इन दोनों के बीच में लिखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र। मुंबई हाई, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, कावेरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये सब इसके प्रमुख क्षेत्र थे। आग्नेय चट्टानों के बारे में लिखा जाता था। विशेषता एवं वर्णन, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में स्थित मैग्मा गर्म पिघला हुआ पदार्थ को ठंडा और ठोस होने से बनती है। जो आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं, क्रिस्टली होते हैं, इसमें परतों में पाई जाती है, जिसमें जीवाश्म नहीं होता, फॉसिल नहीं होती, क्योंकि प्राथमिक है, इसमें मेटल होगा। खनिज से भरपूर होती है, जैसे सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम आदि, ये चीज़ें इसमें पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों के प्रकार, अंतः स्फोटक आग्नेय चट्टानें होती हैं। महासागरों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, महासागरों से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों की विवेक चर्चा कीजिए। महासागरों से क्या कुछ मिल सकते हैं। जैविक संसाधन हो सकता है, जीवों से प्राप्त होने वाला होता है, जैसे मछली, समुद्री जीव,
सी फूड्स आदि, समुद्री शैवाल, औषधि, मोती, मूंग की चट्टानें, इस तरह की चीज़ें। अजैविक संसाधन में हमें लवण मिल सकता है, सॉल्ट मिल सकता है जिसको मैग्नीज नूडल्स यानी फास्फेट जमा, गोल्ड टैंक, ये सब कुछ उसमें मिल सकते हैं। तीसरा हो सकता है ऊर्जा, ऊर्जा संसाधन भी हो सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, इस तरह की चीज़ें। परिवहन एवं व्यापार भी हो सकता है, पानी, समुद्री व्यापार, समुद्री परिवहन, बंदरगाहों का महत्व, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। जल संसाधन के रूप में जल का विलवणीकरण कर खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सकता है। जलवायु नियंत्रण, पारिस्थितिक संतुलन बनाया जा सकता है इसमें। कार्बन अवशोषण किया जा सकता है, मौसम चक्र बनाया जा सकता है, ये सब कुछ बातें ये कहा जाता है। सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों उल्लेख कीजिए। सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के बारे में लिखना था इसमें। नेक्स्ट है भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण का भारतीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। शिक्षा और कौशल विकास हुआ इससे, विदेशी विश्वविद्यालयों में और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों तक पहुंच बढ़ गई इनकी। ठीक है, नई तकनीकी एवं डिजिटल कौशल बढ़ा। भारत में विदेशी छात्रवृत्ति एवं एक्सचेंज प्रोग्राम लाभ उठा रहे हैं। छात्र जो है छात्रवृत्ति एवं एक्सचेंज प्रोग्राम का लाभ उठा रहे हैं। रोजगार, पॉइंट 2 हो सकता था रोजगार एवं उद्यमिता। बड़े बड़े एमएनसीज में भारतीय लोगों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में जो है नौकरी का अवसर बढ़े हैं। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिला है, कई सारी चीज़। सांस्कृतिक बदलाव एवं आधुनिक जीवन शैली, पश्चिमी जीवन शैली, फैशन, ये सब कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड का जो है, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसका कितना चलन है भारतीय युवाओं में आजकल, तो ये सब लिखा जा सकता था। महिला सशक्तिकरण हुआ इससे, करियर के नए अवसर बढ़े, नारीवादी विचारधारा एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है, समानता दूर हुई है, तकनीकी विकास में डिजिटल क्रांति हुई है। ये पॉजिटिव इसके लिखे जा सकते थे। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, कुछ नेगेटिव भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद अपना पॉइंट दे देते हैं। नेगेटिव नकारात्मक भी तो पढ़े हैं इसमें। भारतीय संस्कृति में परंपराओं में असर हुआ है इसमें। भारतीय युवा पश्चिमी जीवन शैली, फैशन एवं खान पान को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। भारतीय खान पान और पहनावे को छोड़ रहे हैं आजकल। बेरोजगारी, असमानता बढ़ी है इसमें। एमएनसी ऑटोमेशन से एआई के कारण नौकरियों में खतरा बढ़ गया है, ये लिख सकते थे। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, सोशल मीडिया की लत, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। प्रतियोगिता और करियर की दौड़ में कई सारी चीज़ें। नैतिक सामाजिक परिवर्तन भी हुए इसमें। पश्चिमी समाज की नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक मूल्य कमजोर हुए। शराब, ड्रग्स एवं पार्टियों का चलन चला है। तो ये था ये क्वेश्चंस जीएस का पेपर 1। पेपर 2 इसके बाद आएगा, तो इसके क्वेश्चन की डिमांड को देख करके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता था। और अगर इसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि 110 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी 110 के आसपास आ रहे हैं तो इंटरव्यू कॉल आएगी। थैंक यू।